हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सेकंड चैप्टर दैट इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वन शॉट कवर करने वाले हैं। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम सिर्फ एक ही वीडियो में एक ही बार बैठ के रिवाइज करने वाले हैं। अब वन शॉट का क्या बेनिफिट होता है, लेट मी ब्रेक इट अप टू यू। जब हम लोग लाइव सेशन अटेंड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर में हम लोग स्टेप वाइज सारी चीजें सीखते जाते हैं, बट वन शॉट जो होता है वो रिवीजन के लिए होता है। तो ये वन शॉट उसके लिए भी यूजफुल है जो पहली बार ये देखने वाला है, क्योंकि उतना इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी। ये वन शॉट उनके लिए भी यूजफुल है जिनका ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है। तो बस आपको ये वीडियो देखना है एंड आपके इसमें से एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ये गारंटी मेरी हो जाएगी। तो चलो, विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज चैप्टर। अब सबसे पहले भैया ये समझते हैं कि सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है। एकदम बेसिक तरीके से बताती हूँ। देखो, सिस्टमैटिक्स का एकदम बेसिक मतलब ये होता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मुझे उनकी ग्रुपिज्म करनी है, मुझे उनको ग्रुप में डालना है। बट ग्रुप में डालने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, कोई ना कोई रूल्स होता है। तो बस वही रूल्स को सेट करके ग्रुप में डालने को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे ये बहुत सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, तो उसी चीज को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में डाला गया है और उसके पीछे क्या रूल है, उसी चीज को कहा जाता है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम आज बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें और शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा चैप्टर। एंड एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा चैप्टर वन गो में देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर, जो 16 चैप्टर्स है, सबके वन शॉट इसी चैनल पे मिलेंगे, साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। तो चलो, अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड का। क्या है वो वर्ड? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना, है ना। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना। अब भैया हमें ग्रुप में अगर उनको डालना है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसके क्या फीचर्स है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। बट ये फीचर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में, किस चीज के रेफरेंस में देखे जाएंगे, तो उसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएंगे, वो है कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब हम ऐसे कंपेयर करेंगे। अब जैसे कि मान लो मुझे एक स्कूल खोलना है, ठीक है। मान लो कि एक स्कूल है अपना, फॉर एग्जाम्पल CHS नाम का कोई स्कूल है, ठीक है। अब CHS के अंदर में मान लो कि सिर्फ एट्थ, मान लो कि सिर्फ एट लिखने के जगह 9 लिख दिया मैंने। एट्थ, नाइन्थ और 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये 10th स्टैंडर्ड को अगर मैं फोकस करूं तो उसके अंदर में 5 डिवीजन है, A B C D E, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से डिवीजन है। अब मैं ये कह रही हूं कि जो बच्चा A डिवीजन में है ना, वो बच्चे को 95+ % आई हुई है, तो ही मैं उनको A डिवीजन में लूंगी। जो B में है ना, उसको 85+% आएगा तो ही मैं उसको B में लूंगी। यहाँ पे 75+ आएगा तो ही लूंगी, 65+ आएगा तो ही लूंगी, 55+ आएगा तो ही लूंगी, ठीक है। मान लो इस तरीके से क्राइटेरिया बनाया हुआ है मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ। अच्छा, तुझे 95 से कम आया है ना, तो तुझे बी में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपेयर किया। तो जब भी कोई ग्रुप बनता है ना, तो हम कंपेयर करते हैं। बट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है तो उनके इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट को भी जाना जाता है। मतलब उनके पूर्वज क्या करते थे, उनके पूर्वज क्या थे, उन लोगों में कोई सिमिलैरिटी है। अगर सिमिलैरिटी है तो दोनों के बीच में कनेक्शन है, उनको सेम ग्रुप में डाल दो। इसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, बट किस बेसिस पे? ऑन द कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अभी लिखने का टेंशन मत लो, आपको नोट्स मिल जाएगा, फिलहाल सिर्फ ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि है टैक्सोनॉमी। अब बेटा तुम्हें इंग्लिश आती हो ना आती हो, कोई टेंशन की बात नहीं, आज ग्रीक जरूर सीख के जाओगे। तो ये जो टैक्सोनॉमी शब्द देख रहे हो ना तुम, भारी भरकम सा शब्द, ये टैक्सोनॉमी 2 ग्रीक वर्ड से बना है,
जानना चाहोगे क्या है? चलो मेरे साथ देखो। तो ग्रीक वर्ड है यहाँ पे, पहला ग्रीक वर्ड है टैक्सेस, दूसरा है नामोस। अब ये जो टैक्सेस है ना बेटा, ये टैक्सेस का मतलब है अरेंजमेंट, और रूल्स का मतलब है, सॉरी, और नोमोस का मतलब है बेटा रूल्स। ठीक है, नोमोस का मतलब क्या है बेटा? रूल्स। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स को मैं अरेंज करने वाली हूँ, जो भी मेरा अरेंजमेंट है उसके पीछे एक स्पेसिफिक रूल होगा। जैसे मैंने आपको डिवीजन के बारे में बताया, उसमें कैसे एक स्पेसिफिक रूल था, एग्जैक्टली लाइक दैट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी कहते हैं। इतना चमक चुका है सभी को? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब समझेंगे क्लासिफिकेशन का मतलब, कि भैया क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग एकदम देहाती लैंग्वेज में बोले ना, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से ग्रुपिज्म करना, ग्रुप बनाना, डिविजन्स करना। अब किसका डिवीजन करेंगे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बेटा जी यहाँ पे अरेंजमेंट होने वाला है ऑर्गेनिजम्स का, किस बेसिस पे? तो उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। अब जब मैंने आपको डिविजन्स के बारे में बताया था, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे के सारे सेम ही स्कूल के अंदर, सेम ही स्टैंडर्ड के अंदर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज। अब किसी को 9th में 95 आया है, तो उसको 10th स्टैंडर्ड के ए डिवीजन में नहीं बैठा देंगे, क्योंकि भले ही परसेंटेज सेम है, बट उनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है उन लोगों का स्टैंडर्ड। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये एक स्पेसिफिक रूल के ऊपर बेस्ड होता है। तो रूल यहाँ पे क्या है? सिमिलैरिटी, मतलब समानता, क्या सेम सेम है। डिफरेंसेस मतलब अब उनको अलग करना पड़ेगा। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सभी है, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, और कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। तो भले वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट उनको अलग ग्रुप में क्यों रखा गया? क्योंकि दोनों के सेल के अंदर में डिफरेंस है, दोनों के न्यूक्लियस के अंदर में डिफरेंस है। समझे मेरे बात? अब क्लासिफिकेशन 3 तरीके का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल, और एक होता है फाइलोजेनेटिक। याद कैसे रखेंगे बेटा? तो याद रखने के लिए आप इस निमोनिक को याद रख सकते हैं, ANP को। अब A से आर्टिफिशियल, N से नेचुरल, P से फाइलोजेनेटिक। जैसे हम लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल, नकली लोगों से दूर रहना, क्योंकि नकली लोग तुमको ऊपर से ही जज करके तुमको पूरा ही जज कर लेंगे, चाहे तुम अंदर से सोना ही क्यों ना रहो। वैसे ही आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी सिमिलैरिटीज दिखती है, जैसे कलर सेम है, हैबिट सेम है, तो बोलते हैं ये दोनों सेम ग्रुप में। अरे भैया, कलर सेम जो है, अब मान लो BMW का कलर सेम है एक नॉर्मल टाटा नैनो से, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा दोनों को सेम ग्रुप में रख देंगे। तुम लोग को सुन के भी हंसी आ रही होगी। इनने वैसे ही किया था, इसलिए इसको नकली, आर्टिफिशियल, बनावटी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेबल चेंजेस दिखे उसको ग्रुपिंग में डाल दो। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन किया जाता है नेचुरल हैबिटेट के ऊपर, जैसे कि सेल टाइप हो गया, आपका सेल टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक है, अच्छा चलो आप सारे एक ग्रुप में। यूकैरियोटिक है, अच्छा चलो आप इस सारे ग्रुप में। अच्छा, अब तेरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ओ तू यूकैरियोटिक है, बट तेरे पास टिश्यू है और तेरे पास ऑर्गन है, तो तुम दोनों को अलग ग्रुप में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2-3 और फीचर्स को कंसिडर करके ग्रुप में डाला जाता है, मतलब थोड़ा लॉजिक लगाया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन का टेक्निक कहते हैं। तीसरी चीज होती है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है, ये क्लासिफिकेशन होती है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। मतलब कि आज हम कहते हैं कि ये जो इंसान है, ये इंसान जो है, ये बंदर लोगों के आगे के वंशज है। मतलब क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी देखने को मिला। हमको दिखा कि इंसान लोग के पास अभी भी टेल बोन यानी कि कॉकिक्स है, मतलब हमें भी कभी तो टेल था। हम लोगों के जो इंसान लोग थे, अगर उनको ऑब्जर्व कर तो अभी भी विजडम टीथ है, यानी कि हम भी पहले कच्चा मांस वांस खाया करते थे। तो ऐसे काफी ज्यादा फीचर्स हमको दिखने को मिले, जो कि उनमें भी कॉमन था और हम में भी कॉमन था। तो यहाँ पे क्या मिला हमको? सिमिलैरिटी, इसलिए हमने इसको सेम ग्रुप में डाला। तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट वे जो होता है वो फाइलोजेनेटिक होता है, फाइलोजेनेटिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। आर्टिफिशियल होता है नकली तरीका क्लासिफिकेशन करने का, मतलब ऊपर ऊपर के बॉडी फीचर्स देखा, हाँ सेम टू सेम। अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो यहाँ पे बेटा क्लासिफिकेशन होता है उसके सेल टाइप के बेसिस पे, बॉडी टाइप के बेसिस पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फाइलोजेनेटिक के बारे में, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होने वाला है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, कि आपके पूर्वज क्या थे, आप दोनों में सिमिलैरिटी है तो आप लोग एक कैटेगरी में आ जाएंगे। समझे मेरी बात?
समझे मेरी बात? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ सीखने वाले हैं। अब 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ यहाँ पे जो कार्ल वोजी है उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला कि जितना अपने संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। यही है मेन क्लासिफिकेशन। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमको ले डूबता है, इसलिए किसी को कार्ल वोजी का नाम भी याद नहीं है। उन्होंने क्या कहा, संसार के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कितने ग्रुप में डालेंगे बेटा? सिर्फ 3 ग्रुप में। उस ग्रुप का नाम हम याद रखेंगे ए बी ई से। तो ए से आर्के, बी से बैक्टीरिया, ई से यूकैरिया। अब आर्के का बात करेंगे बेटा तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब बेटा दिमाग लगाओ, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है मतलब कि इसका प्रीमेच्योर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, प्रो का मतलब प्रीमेच्योर, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। अब अगर इसका भैया न्यूक्लियस ही अच्छा नहीं होगा तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जिसका न्यूक्लियस ही ठीक नहीं है तो न्यूक्लियस अपने ऊपर एक पूरा नया स्ट्रक्चर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। जब राजा ही खोखला है उसकी प्रजा तो और भिखमंगी हो जाएगी। वही हाल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बट आर्के की एक गजब बात है, ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब तुम लोग कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे थे, असलियत में तुम्हें तो आर्के जनता पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि कॉकरोच को अगर तुम एसिड में डाल दोगे तो तिलमिला जाएगा, बट ये नहीं तिलमिलाता है। तुम इसको एसिडिक कंडीशन में डालो, तुम इसको एक तरीके से कहते हैं सॉल्टी बेसिक कंडीशन में डाल दो, चाहे तुम इसको हीट कंडीशन में डाल दो, सरवाइव कर लेता है। चंगा बंदा, एकदम बढ़िया बंदा है। तो ये जो है एक तरीके से हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है, हाई सैलिनिटी यानी कि एकदम बेसिक ज्यादा सॉल्ट भी झेल सकता है, इसलिए इसको हैलोफाइल्स भी कहा जाता है। अब इसका सेल वॉल मतलब सेल के जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है वो पेप्टिडोग्लाइकन के बिना बना हुआ है। और सिंस इसको एक्सट्रीम कंडीशन सरवाइव करना पसंद है इसलिए इसको एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। समझे मेरे भाई? आर्के का सेल कैसा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप है, ना सेल ऑर्गेनल्स ढंग के हैं, बट एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करता है, इसलिए इसको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, हेलोफाइल्स भी कहते हैं। और सेल वॉल जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बना है। पेप्टिडोग्लाइकन एक टाइप का मटेरियल है। फिर दूसरी चीज बोल दी उसने, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब कि ये भी प्रीमेच्योर है, बट इसका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब आपने देखा था कि आर्के का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बना हुआ था, बट यहाँ पे इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन से। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। नेक्स्ट वी हैव यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर में बेटा अगर हाथी आ रहा है, हम भी आ रहे हैं, चिंपांजी भी आ रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि यूकैरिया का मतलब होता है यूकैरियोटिक सेल। अब फंगाई जो है उसका सेल वॉल, फंगाई के बाहर मतलब फंगाई जो है उसके सेल के वॉल जो है वो काइटिन से बना है। ये याद रखना जरूरी है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। और जो आपका प्लांटे है उसका सेल वॉल बेटा सेल्यूलोज से बना है। सेल्यूलोज से बनना जरूरी है क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। अब तुम ही बताओ कितनी बेतुकी बात है, यूकैरिया के अंदर में तुम प्लांट्स भी रख रहे हो, एनिमल्स भी रख रहे हो। अरे भैया प्लांट्स तो मूव ही नहीं कर सकते, एनिमल्स तो मूव करते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो दोनों सेम ग्रुप में कैसे आए? बट कार्ल वोजी ने बोला ये तीनों जो है मतलब ऐसे ही ग्रुप है और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसे ही डिवाइड किया जाएगा। तो ये उन्होंने ऊपर ऊपर से बात की। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को कैसे याद रखेंगे? ए बी ई। तो इसका फुल फॉर्म, इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, एनी बडी कैन ईट। कोई भी खाना खा सकता है, एनीबडी कैन ईट। एनी के ए से आर्के, बड़ी के बी से बैक्टीरिया और ईट के ई से यूकैरिया। आर्के और बैक्टीरिया में सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरिया में सेल कैसा है? यूकैरियोटिक। आर्के का पेप्टिडोग्लाइकन से लेयर नहीं बना हुआ है सेल वॉल का, बैक्टीरिया का बना हुआ है। यूकैरिया में फंगाई का सेल वॉल बना है काइटिन से और प्लांट का बना हुआ है सेल्यूलोज से। आपको अच्छे से डिफरेंस समझ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का क्या तरीका है, कौन सा मेथड यूज होता है, मतलब किस प्रकार से आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं।
मतलब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिलियनों में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको किस तरीके से, कौन से रूल से किया जाता है क्लासिफाई। पहला आया केमिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से तुम लोगों के दिमाग में क्या चमक रहा होगा, ग्रीक वर्ड से बना है, टैक्सोस एंड नोमोस, मतलब कि यहाँ पे अरेंजमेंट होने वाला है कोई तो रूल के हिसाब से। सबसे पहला होता है बेटा केमिकल टैक्सोनॉमी। केमिकल टैक्सोनॉमी का मतलब होता है सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से हम लोग इनको सेम ग्रुप में डालेंगे। जैसे हमें पता है कि आरके जो है उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बना है बट बैक्टीरिया का बना है, तो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा क्योंकि दोनों के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो गए, एक पेप्टिडोग्लाइकन से बना और एक पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बना है, तो ऑब्वियसली इनको अलग अलग माना जाएगा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का बात करूंगी तो ये क्लासिफिकेशन है नंबर के हिसाब से। अब न्यूमेरिकल का मतलब ही समझ में आता है, ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, बी डाल दूंगी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, तो कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब मान लो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अच्छा सेल का ग्रुप है, टिश्यू है, चलो सारे टिश्यू वाले बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप में आ जाओ। यहाँ पे क्लस्टर में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, झुंड कितना प्रेजेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा, नंबर ज्यादा फोकस पे डाला जाएगा। तीसरा होता है क्लैडोग्राम। जैसे आप अपना मनगढ़ंत रिश्ता बना लेते हैं अपने वन साइडेड प्यार से, वैसे ये मनगढ़ंत हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप होता है बहुत सारे ग्रुप के बीच में, एक ब्रांच बना लिया जाता है और सबको माना जाता है कि यही लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रांच है। सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है बेटा फाइलोजेनी। अब दूसरी बार फाइलोजेनी वर्ड तुम्हारे सामने आ रहा है। फाइलोजेनी का मतलब ही होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब ही क्या होता है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि आप में और जो पुराने जमाने के लोग थे उनमें क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी है तो सेम ग्रुप में, डिफरेंस होते ही ग्रुप अलग। तो ये चार तरीका है बेटा क्लासिफाई करने का। पहला हो गया केमिकल टैक्सोनॉमी। केमिकल टैक्सोनॉमी मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से अलग अलग किया जाएगा, ग्रुप किया जाएगा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मतलब नंबर क्वांटिटी के हिसाब से किया जाएगा। क्लैडोग्राम मतलब हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और फाइलोजेनी सबसे अप्रोप्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है। समझ गया मेरे भाई। अब आगे समझेंगे डीएनए बार कोडिंग के बारे में। अब आपको लग रहा होगा भैया डीएनए बार कोडिंग है क्या, तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं गई ये दवाई खरीदने, ठीक है, मैं गई ये दवाई खरीदने। अब मैं मान लो मैंने डीमार्ट से दवाई खरीदी है। अब ना यहाँ पे आप एक चीज देख रहे रहोगे, ये लाइन दिख रही है, ये लाइंस दिख रही है आप लोगों को, ये देखो ये दिख रही है आपको ये लाइंस, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये मैं डीमार्ट के स्कैनर पे ऐसे लगाऊंगी तो पिप करके आवाज आएगा और फटाक से इसका प्राइस जो है वो मुझे पता चल जाएगा, है ना। अब इसके ऊपर भी बारकोड है और यहाँ पे मेरे पास ये बॉक्स है, इसके ऊपर भी आपको बारकोड दिख रहा होगा। अब इसका प्राइस 25 रुपए दिख रहा है, तो जस्ट बिकॉज इसके ऊपर भी बारकोड है तो ये 25 रुपए का दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब ये बारकोड, ये जो बारकोड है, ये जो लाइन है वो इसके लिए ही बना हुआ है। ये जो बारकोड है, ये जो लाइन है वो इसके लिए ही बना हुआ है। वैसे ही डीएनए का बारकोडिंग किया जाता है। ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा तरीका है सो दैट हम न्यू स्पीशीज जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। मान लो मैं गई कहीं, मुझे कोई नया ही स्पीशीज मिल गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये नया है? मुझे इस प्रकार पता चलेगा नया है अगर मेरे को पता हो कि ओल्ड जो ऑर्गेनिज्म है उनका डीएनए कैसा है। अब मान लो कि मेरे बाल जो है वो हल्का सा ब्राउन हाइलाइट्स के साथ है, अचानक से मैं पर्पल बाल करके आ गई, तो तुम लोगों को लगेगा ना अरे मैम थोड़ी कुछ अलग लग रही है, मैम आज वैसे नहीं दिख रही जैसी रोज दिखती है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे रोज देखा है। बट अगर कोई बंदा मुझे पहली बार देख रहा है, मान लो मैं पहले ही लाल बाल पीला बाल करके आती, तो तुमको क्या लगता है ऐसी ही दिखती है ये? तो कोई चीज में डिफरेंस पता करने के लिए उसका पुराना एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो इसलिए डीएनए बारकोडिंग किया जाता है क्योंकि डीएनए जो है ये यूनिक फीचर होता है, चाहे ट्विन से क्यों ना हो, बट हमेशा 1% का डिफरेंस तो होता ही है दोनों के बीच में। और वो डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? डीएनए क्रिएट करता है। तो ये यूज किया जाता है न्यू स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। मुझे न्यू स्पीशीज मिला, मैं उसको डीएनए बारकोडिंग करूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये कोई नया है या फिर पुराने डेटाबेस का ही कुछ तो वेरिएशन है। समझा? अब यहाँ पे क्या किया जाता है, डीएनए सीक्वेंस को कलेक्ट किया जाता है,
पुराने प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज का, और फिर न्यू वाले एग्जिस्टिंग स्पीशीज से हम लोग मैच करके देखते हैं। अगर डीएनए मैच हो गया तो हम बोलेंगे कि अरे ये तो पुराना ही वाला है, तूने कुछ डिस्कवरी नहीं की। बट अगर मैच नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि नया स्पीशीज ढूंढा गया है, और ऐसे ही नए नए स्पीशीज ढूंढ के उनका डीएनए बारकोडिंग कर दिया जाता है। अब तुम ही बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल इतना सारा भीड़ है डीमार्ट में और ऐसा बारकोडिंग नहीं किया होता तो उन लोग को प्राइस कैसे समझता? इसलिए बारकोडिंग किया जाता है सो दैट इजीली प्राइस समझ जाए, सारे फीचर्स समझ जाए। तो एग्जैक्टली वही सेम मेथड हम लोग हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए समझते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है, क्या फायदा है इसका? सबसे पहली चीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब जो स्पीशीज खत्म होने वाले हैं उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब मेरे पास अगर ऑलरेडी डीएनए है तो फिर मेरे पास चांस है कि मैं उस डीएनए के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर पाऊं, तो इसलिए डीएनए बारकोडिंग करना जरूरी है। दूसरी चीज, नई स्पीशीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब मेरे पास अगर ओल्ड डीएनए का बारकोड प्रेजेंट होगा तभी ना मैं उसको मैच कर पाऊंगी मेरे न्यू वाले के साथ, तभी ना मैं बता पाऊंगी कि ये न्यू स्पीशीज है, इसलिए डीएनए बारकोडिंग करना जरूरी है। दूसरी बात, हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पता कर सकते हैं कि इसमें और इसके पूर्वज में क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि हमारे पास दोनों का डीएनए बारकोड प्रेजेंट है। कुछ बेसिक सा डिफरेंस आएगा, हम समझ लेंगे अच्छा बेसिक म्यूटेशन है ये, ठीक है। दूसरी बात, पेस्ट कंट्रोल करने में भी हेल्प होता है एग्रीकल्चर में। अब देखिए, आपको पता है कि जो भी अपना फार्मिंग का सीन है वहां पे कीड़े मकोड़े लगना तो बहुत नॉर्मल बात है, बट अगर उसी कीड़े मकोड़े को मैं कोई दवाई से, पेस्टिसाइड से मारने की कोशिश करूं तो वो कीड़े मकोड़े अगर मर सकते, मेरे प्लांट को भी तो इफेक्ट होगा। तो क्यों ना मैं उन लोगों का डीएनए बारकोडिंग करके उन लोगों का अंदर से सारी चीजें समझ लूं कि इनको कौन से केमिकल्स नहीं चलेंगे। अच्छा, तुमको ये केमिकल नहीं चलेगा तो मैं उससे अपोजिट वाला केमिकल यूज करके पेस्टिसाइड बनाऊंगा। जैसे कि हम लोग अभी मॉर्टिन वगैरह जलाते हैं तो अपन लोग थोड़ी ना मरते हैं, बट मच्छर तो मर जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो चीज हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। सिमिलर चीज करने के लिए भी डीएनए बारकोडिंग यूज किया जाता है। दूसरी बात, डिजीज वेक्टर समझने के लिए, मतलब जो डिजीज होता है वो डायरेक्टली बॉडी में तो आता नहीं है, वो किसी ना किसी जरिए से आता है। वो जो जरिया होता है, वो जो वेहिकल होता है, उसको वेक्टर कहते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए बारकोडिंग का यूज होता है। बेटा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अब आइडेंटिफाई करना, दूसरी बात मेडिसिनल प्लांट, जब तक मुझे पता ही नहीं है इसका डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है, मैं कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता कर पाऊंगी कि इसका कोई मेडिसिनल फीचर है या मेडिसिनल फंक्शन है? नहीं पता कर पाऊंगी, है ना। दूसरी बात, नेचुरल प्रोडक्ट है या नहीं वो भी मैं ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ, मतलब मैं एक तरीके से प्रूफ पता कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास डीएनए का बारकोडिंग ऑलरेडी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। मतलब कि आज मैं तुम लोगों को एक कड़क निमोनिक सिखाने वाली हूँ। जैसे ही यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आया, अब देखो, तुमने देखा होगा स्कूल में सबसे ऊपर ट्रस्टी होते हैं, फिर उसके बाद में अंदर में जो प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद में टीचर, स्टूडेंट्स, ऐसे सारे लेवल होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी लेवल प्रेजेंट होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में, मतलब किस लेवल वाइज हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, मेरे साथ सब रिपीट करेंगे। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। मैं क्या बोली? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। मैं क्या बोली? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग के के से किंगडम आएगा, फिर फिलिप के पी से फाइलम आएगा, केम के सी से क्लास आएगा, ओवर के ओ से ऑर्डर आएगा, फिर फॉर के एफ से फैमिली आएगा, गुड के जी से जीनस आएगा, सूप के एस से स्पीशीज आएगा। चलो एक बार सब साथ में रिवाइज करेंगे। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का निमोनिक है किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग के से किंगडम, फिलिप के पी से फाइलम, केम के सी से क्लास, ओवर के ओ से ऑर्डर, फिर गुड के जी से जीनस, और सूप के एस से स्पीशीज। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग के से किंगडम, सबसे ऊपर का क्लासिफिकेशन, जैसे ट्रस्टी हो गए स्कूल के। फिर फिलिप के पी से फाइलम, अब प्रिंसिपल आ गया। फिर केम के सी से क्लास, जैसे वाइस प्रिंसिपल आ गए। फिर ओवर के ओ से ऑर्डर, अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए। फिजिक्स का ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बायो का ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके बाद में फॉर के एफ से फैमिली,
अब वो डिपार्टमेंट के अंदर में टीचर्स आ गए। फिर गुड के जी से जीनस, जीनस मतलब अब यहाँ पे प्यून वगैरह आ गए, और एस से सूप के एस से स्पीशीज यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह आ गए। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। अब जो स्पीशीज होते हैं ना वो सब सेम होते हैं, एग्जैक्ट सिमिलैरिटी होती है उनमें, इसलिए वो लोग सेम ग्रुप के होते हैं। फिर वही सेम स्पीशीज जो है उसके अंदर एक जीनस के अंदर में मल्टीपल स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में एक फैमिली के अंदर में बहुत सारे जीनस एग्जिस्ट करते हैं। एक ऑर्डर के अंदर में बहुत सारी फैमिलियां एग्जिस्ट करती है। एक क्लास के अंदर में बहुत सारे ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं, और एक फाइलम के अंदर में बहुत सारे फाइलम एग्जिस्ट करते हैं। और किंगडम जो है उसके अंदर में मल्टीपल किंगडम है, जैसे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंगाई, तो ऐसे बहुत सारे किंगडम्स आ गए। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब बात आई नोमेनक्लेचर की। अब बच्चा हो ही गया है तो नाम भी रख देते हैं उसका। तो अब देखो, मैं अब मैंगो को आंबा भी बोल रही हूँ, मैं आम भी बोल रही हूँ, तो साउथ इंडियन आदमी कुछ और बोल रहा होगा। अब हर जगह के देश के लोग अलग अलग चीजें उसको बोलेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये तो सिर्फ एक आम की बात हो गई। ऐसे ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सबके नाम में कंफ्यूजन ना हो, तो जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड यूनिट करते हैं ना, एक ऐसा यूनिट फॉलो करता है, वैसे ही बायो में ऐसा यूनिट को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। बाइनोमियल का मतलब अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे नामकरण तो किया जाएगा बट 2 डिवीजन में। अब जैसे कि मेरा नाम है राधा चौधरी, मेरा नाम क्या है बेटा, राधा चौधरी। तो यहाँ पे राधा जो है ये मेरा नेम हो गया, और बेटा चौधरी जो है ये मेरा सरनेम हो गया, है ना, इजी पीजी। वैसे ही हमको इनका नाम और सरनेम देना पड़ता है। तो इनके केस में उल्टा होता है। इनके केस में क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। अब मान लो कि मैंने बात की मैंगो की, मान लो मैंने बात की मैंगो की, ठीक है। तो मैंगो को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से कैसा लिखा जाएगा, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा, स्मॉल आई में लिखेंगे हम इंडिका, स्मॉल आई में क्या लिखेंगे, इंडिका। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल। किसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, जीनस का, जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल। फिर स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल, स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड क्या होगा, स्मॉल होगा। इससे हमें ये समझा कि मैग्नीफेरा क्या है, मैग्नीफेरा इज जीनस, और इंडिका क्या है, तो इंडिका इज स्पीशीज, इंडिका क्या है, स्पीशीज है। तो जैसे नेम और सरनेम अपने में होता है, वैसे इन लोगों में आपको जीनस और स्पीशीज लिखना पड़ता है। अब आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो आप इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखिएगा। आप कंप्यूटर में लिखेंगे तो आप इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे, बट अगर कंप्यूटर में आप नहीं लिख रहे तो आपको इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। बस इसी 3 रूल के हिसाब से चलता है। रूल रिपीट करूंगी, आपको मैग्नीफेरा इंडिका लिख दिया तो पहला नाम होता है जीनस का, दूसरा नाम होता है स्पीशीज का। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो इटैलिक फॉन्ट, कंप्यूटर में नहीं लिख रहे हैं, आपको स्ट्रेट यहाँ पे लिखना है तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रूल बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो चुका है अपना। अब समझते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब अब मैंने जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मुझे बुद्धि आ चुकी है, मैं इनको 5 किंगडम में बांट दूंगी, मैं 5 राज्य में बांट दूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ के टेबल बनाने के लिए रेडी हो जाओ, मेरे को एक सिप पानी पी लेने दो, बढ़िया टेबल बनाएंगे हम लोग, मजा ही आ जाएगा। तुम लोग तब तक इसका भले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए अब समझते हैं बेटा जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब कि संसार में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 राज्यों में बांटने वाली हूं मैं। तो ये 5 राज्यों का नाम याद करने के लिए एक निमोनिक हो जाए, निमोनिक बोलेंगे सब मेरे साथ। मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया, क्या बोला, मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया। मध्य के एम से मोनेरा, प्रदेश के पी से प्रोटिस्टा, फर्जी के एफ से फंगाई, पैसा के पी से प्लांटे, और आया के ए से एनिमेलिया। फिर से रिपीट करेंगे, 5 राज्यों के क्या निमोनिक, मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया, मध्य के एम से मोनेरा, प्रदेश के पी से प्रोटिस्टा,
फर्जी के एफ से फंगाई, पैसा के पी से प्लांटे, आया के ए से एनिमेलिया। अब बेटा कैरेक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। ये टेबल एक बार जिसको याद हो गया ना, फिर ये सारे किंगडम याद करना एकदम चिंदी काम है, बच्चों का काम हो जाएगा। अब कैरेक्टर्स में है सेल टाइप इनके कैसे है, सेल वॉल इनका कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनका कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और खाने का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। बट ये कैरेक्टर्स इतने सारे याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी तुम्हारे मैम के पास निमोनिक है। अरे भैया हमारे साथ बोलो, चंदू चैंपियन ने बैंक नहीं लूटा। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? चंदू चैंपियन ने बैंक नहीं लूटा। क्या बोला मैंने? चंदू चैंपियन ने बैंक नहीं लूटा। चंदू के सी से सेल टाइप, चैंपियन के सी से सेल वॉल, नहीं के एन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैंक के बी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन। समझे? फिर से रिपीट करेंगे, चंदू चैंपियन ने बैंक नहीं लूटा। लूटा मैंने एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया है। चंदू के सी से सेल टाइप, चैंपियन के सी से सेल वॉल, ने के एन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैंक के बी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और नहीं के एन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मेरे साथ सब रिपीट करेंगे। मैंने क्या कहा? संसार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 राज्यों में बांटा जाए। 5 राज्यों को याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया। अब मेरे साथ रिपीट करो, मध्य के एम से मोनेरा, प्रदेश के पी से प्रोटेस्टा, फर्जी के एफ से फंगाई, पैसा के पी से प्लांटे, आया के ए से एनिमेलिया, आया के ए से एनिमेलिया। कैरेक्टर्स को याद कैसे रखेंगे? चंदू चैंपियन ने बैंक नहीं लूटा। चंदू चैंपियन ने बैंक नहीं लूटा। चंदू के सी से सेल टाइप, चैंपियन के सी से सेल वॉल, ने के एन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैंक के बी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं के एन से बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन। अब चलो भैया एक एक भरा जाए। अब देखो बेटा, मोनेरा का सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक है। अब बेटा अगर हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है भैया प्री मेच्योर टाइप का न्यूक्लियस, मतलब ये इवॉल्व ही नहीं हुआ है न्यूक्लियस इसका। कैरियन का मतलब तो अब तक समझ ही चुके होंगे, न्यूक्लियस है। अब आपको एक चीज याद करवाऊंगी कि मोनेरा छोड़ के सारों का सेल टाइप यूकैरियोटिक है। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे मेरे साथ, एक्सेप्ट मोनेरा एवरीवन सेल टाइप इज यूकैरियोटिक। अब इसको इजी वे में बोलूं, मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, अदर्स आर यूकैरियोटिक। मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, अदर्स आर यूकैरियोटिक। रिपीट, मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, अदर्स आर यूकैरियोटिक। तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है और बाकी सारे क्या है? यूकैरियोटिक। अब तुम दिमाग लगाओ, सेल वॉल के बारे में बात होगा। जो मोनेरा है उसका सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होता है, मतलब ये सेल्यूलोज से नहीं बना हुआ है। प्रोटिस्टा में किसी किसी में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंगाई का सेल वॉल हमने पहले ही देख लिया था 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में कि काइटिन से बना हुआ है, और प्लांटे का जो सेल वॉल है बेटा वो सेल्यूलोज से बना है, और एनिमेलिया के पास तो होता ही नहीं है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि मोनेरा का सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक है, अदर्स आर यूकैरियोटिक। मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होता है, प्रोटिस्टा का सेल वॉल किसी किसी में प्रेजेंट होता है, फंगाई का सेल वॉल काइटिन से बना है, प्लांटे का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, और एनिमल का सेल वॉल एब्सेंट होता है क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब भैया जिसका न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? नहीं होगा। तो एक्सेप्ट मोनेरा एवरीवन हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला? एक्सेप्ट मोनेरा एवरीवन हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी बात करेंगे, दूसरी बात बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मोनेरा इतना छोटा है, उसका ना न्यूक्लियस डेवलप है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो कहां से सेल के ऊपर का स्ट्रक्चर बना पाएगा? तो इसलिए हमको सिर्फ यहाँ पे सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा। प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा, फंगाई में मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यूज देखेंगे, पूरा टिश्यू नहीं आया है। प्लांटे में टिश्यू ऑर्गन लेवल तक दिखेगा, और एनिमेलिया में तो तुमको ऑर्गन सिस्टम तक दिखेगा। अब न्यूट्रिशन का बात करूं तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, खुद का खाना खुद भी बना लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी डिपेंडेंट भी रहता है। अगर आप बेटा प्रोटिस्टा का बात करेंगे तो वो भी ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। आप बेटा फंगाई का बात करेंगे तो ये सेप्रोफाइटिक है, यानी कि ये सड़ी गली चीजों पे सरवाइव करता है। अगर आप प्लांटे का बात करेंगे तो ये ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। अब हेट्रोट्रॉफिक कब होगा?
जैसे कि आपने पिक्चर प्लांट के बारे में सुना होगा, तो ये प्लांट क्या होता है, ये इंसेक्ट वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो खुद का खाना तो खुद नहीं बनाता। तो यस, प्लांट्स भी जो है वो कभी कभी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रॉफिक या तो होलोजोइक ही होते हैं। अब एक बार पूरा चार्ट रिवाइज करेंगे। राज्यों को याद रखने के लिए क्या बोला हमने, मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया। मध्य के एम से मोनेरा, प्रदेश के पी से प्रोटिस्टा, फर्जी के एफ से फंगाई, पैसा के पी से प्लांट, आया के ए से एनिमेलिया। कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए क्या कहा था हम लोगों ने, चंदू चैंपियन ने बैंक नहीं लूटा। चंदू के सी से सेल टाइप, चैंपियन के सी से सेल वॉल, ने के एन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैंक के बी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं से आएगा न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नाउ अगर सेल टाइप का बात करो तो एक स्टेटमेंट याद करवाई थी मैं तुम लोगों को, एक्सेप्ट मोनेरा एवरीवन हैज यूकैरियोटिक सेल टाइप। सबके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल टाइप है। सेल वॉल का बात करूं तो मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक है, प्रोटिस्टा का सेल वॉल किसी किसी में ही प्रेजेंट है, फंगाई का सेल वॉल काइटिन से बना है, प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, एनिमल के पास सेल वॉल होता ही नहीं है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बात करूं तो सेम सेल टाइप जैसा, एक्सेप्ट मोनेरा एवरीवन सेल वॉल इज प्रेजेंट, बाकी सबके सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, सिर्फ मोनेरा के ही पास नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं तो मोनेरा और प्रोटिस्टा सेल्यूलर लेवल पे है। आप लोगों का फंगाई का बात करूं तो लूज टिश्यूज आ चुका है, प्लांट में आप लोगों को ऑर्गन तक दिख रहा है, और एनिमेलिया में आपको ऑर्गन सिस्टम तक दिख रहा है। न्यूट्रिशन का बात करूं तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देता है, हेट्रोट्रॉफिक भी करता है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, फंगाई सेप्रोफाइटिक है, बट प्लांट भी ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक देता है, और एनिमल प्योरली हेट्रोट्रॉफिक या तो होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। अब एक एक करके सारे किंगडम को बढ़िया तरीके से समझते हैं। पहला किंगडम आपके स्क्रीन पे है, दैट इज किंगडम मोनेरा, मध्य। तो अब यहाँ पे आपको हमने अगर वो चार्ट पढ़ा हुआ है तो एक एक करके आपको आएगा। अब किंगडम मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, मतलब ये मल्टीसेल्युलर तो होगा नहीं, तो ये कैसा है बेटा, यूनिसेल्युलर है, मतलब कि ये सिंगल सेल से बना है तुम्हारे जैसा, और इसके पास में कोई भी न्यूक्लियस है ही नहीं, इसके पास में नो ट्रू न्यूक्लियस इज देयर, क्योंकि बेटा ये किस चीज से बना हुआ है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, इसलिए इसके पास में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो इसके पास में सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होने वाले हैं ढंग के, मतलब सेल के ऑर्गन्स भी नहीं है ढंग के। सेल वॉल जो है वो ज्यादातर पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, ठीक है, नॉन सेल्यूलोजिक है बेसिकली ये। और यहाँ पे किस तरीके से रिप्रोडक्शन किया जाता है, बाइनरी फिशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया जाएगा और फिर वो दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। और आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक भी आया था, हेट्रोट्रॉफिक भी आया था, इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इट पोजेसेस वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन दिखाता है। अब इसके अंदर में तीन और लोग हैं, इस राज्य में तीन और लोग हैं, एक है आर्के बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया, और एक है आप लोगों का माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या बोला मैंने, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। इसको याद रखने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, एम। क्या याद रखोगे, एम, यानी कि लक्ष्य, बस स्पेलिंग में AIM एम नहीं आएगा, AEM एम आएगा। तो कैसे याद रखना है, एम, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। आर्के बैक्टीरिया के बारे में आपको पता ही है, ए से आर्के बैक्टीरिया, ए से एंशिएंट। आर्के बैक्टीरिया हमने डोमेन्स ऑफ लाइफ में देखा था, एक्सट्रीमोफाइल्स है, मतलब इनको तुम कैसे भी टेम्परेचर में डाल दो, कैसे भी कंडीशन में डाल दो, दे विल सर्वाइव। एग्जांपल हेलोफाइल्स याद रख लो, मिथानोजेंस याद रख लो। मिथानोजेंस काऊ के गट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वहां भी सर्वाइव कर लेते हैं। हेलोफाइल्स मतलब जिनको सॉल्टी कंडीशन भी चल जाती है। फिर एम के ई से आएगा बेटा यू बैक्टीरिया। यू का मतलब ही होता है बेटा ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया है, क्यों ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि इनका सेल वॉल जो है वो बहुत कड़क है, बहुत रिजिड है। अब याद रखना, यू बैक्टीरिया के ई से ही इसका एग्जांपल भी आएगा, ई कोलाई। अब ई कोलाई जो है ये सबसे ज्यादा आपको दिखता होगा बैक्टीरिया में, इसका नाम। दूसरा एग्जांपल है इसका साइनोबैक्टीरिया, और ये फोटोसिंथेटिक होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद भी बना सकता है। माइकोप्लाज्मा से याद रखना है, माई कोट इज मिसिंग। क्या कहा मैंने, माई कोट इज मिसिंग, मतलब कि इसका कोट मिसिंग है। कोट मतलब सेल वॉल इसके पास नहीं है, मतलब मोनेरा में सबके पास सेल वॉल है, बट माइकोप्लाज्मा बोलता है माई कोट इज मिसिंग, मेरे पास तो कोटिच नहीं है। तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसके पास कोट नहीं है। अब ये बेटा पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक मतलब बैड बॉय, ये डिजीज कॉज कर सकता है, तो एग्जाम्पल निमोनिया आ जाएगा। समझे पूरी बात,
मोनेरा की बात समझे, कैसे यूनिसेल्युलर है वो, कैसे उसके पास में न्यूक्लियस नहीं है अच्छा वाला, ना सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल वॉल जो है वो ज्यादातर पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है और नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। बाइनरी फिशन दिखाता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है और बहुत तरह के न्यूट्रिशन दिखाता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद कैसे करेंगे इसके अंदर के ग्रुप के लोग, तो एम लक्ष्य से, ए से आर के बैक्टीरिया, ई से यू बैक्टीरिया और एम से माइकोप्लाज्मा। आर के ए से एंशंट, बहुत पुराने जमाने के बैक्टीरिया है। एक्सट्रीमोफाइल्स है, आपको ये काऊ के गट में मिलेंगे यानी कि मिथानोजेंस, और आपको ये एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में भी मिलेंगे जिसको हम लोग हेलोफाइल्स कहते हैं। यू बैक्टीरिया का बात करो तो यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया है, सच्चे बैक्टीरिया, क्योंकि इनका सेल वॉल जो है बहुत कड़क है, बहुत रिजिड है। एग्जाम्पल अगर आप इसका देखेंगे तो ई कोलाई हो जाएगा जो कि गट में प्रेजेंट है। इसका दूसरा एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना खुद भी बना सकता है। तीसरा है माइकोप्लाज्मा, सबके पास सेल वॉल है। ये भैया बोलता है माय कोट इज मिसिंग, मेरे पास तो कोट ही नहीं है, मतलब मेरा सेल वॉल ही नहीं है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये, और ये बैड बॉय है क्योंकि ये पैथोजेनिक है। एग्जाम्पल इसका निमोनिया। ऐसे पूरा मुंह जुबानी याद होना चाहिए, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो माइकोप्लाज्मा के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश, प्रदेश के पीछे आएगा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब जैसे तुम्हारे बैच में, तुम्हारे क्लास में कोई ना कोई ऐसा लड़का ऐसा लड़की जरूर होंगे जो तुम्हारा ही एग्जैक्ट कॉपी करते होंगे। ये प्रोटिस्टा भी कॉपी कैट है। तुम किसी को कॉपी कैट कब कहते हो? तभी कहते हो ना जब वो तुम्हारे जैसी हरकतें करे, सेम टू सेम तुम्हारे जैसा कपड़ा पहन ले, घड़ी पहन ले, वॉच लगा ले, परफ्यूम लगा ले, सब कुछ सेम टू सेम तुम्हारे जैसा करे, उसको हम लोग कहते हैं कॉपीकैट। ये भी कॉपीकैट है क्योंकि ये पता है क्या करता है, ये प्रोटिस्टा के, ये प्लांट की भी कॉपी करता है, एनिमल की भी कॉपी करता है, फंगाई की भी कॉपी करता है, सबकी कॉपी करने वाला है बेटा। बट ये है तो यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल से बना है, बट ये यूकैरियोटिक है क्योंकि हमने क्या बोला था, मोनेरा को छोड़ के सब लोग यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू होता है, और ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होते हैं मतलब अंदर रहते हैं, पानी के अंदर, क्योंकि अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मतलब प्लांट की कॉपी करेगा। प्लांट की कॉपी करना मतलब खुद का खाना खुद बनाना। फोटोसिंथेटिक है ये भैया, फोटोसिंथेटिक है मतलब एक्वेटिक लोगों के लिए ये एक तरीके से फूड चेन में हेल्प करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बन के, प्रोड्यूसर्स बन के हेल्प करते हैं। अब प्लांट के पास सेल वॉल होगा तो ये भी तो कॉपी करेगा ना, ये भी सेल वॉल रहेगा, इसके पास भी सेल वॉल रहेगा। एग्जाम्पल इसका डिनोफ्लैचुलेट्स भी आता है, डायएटम्स भी आता है और यूग्लेना भी आता है। यूग्लेना जो होता है ये मिक्सोट्रॉफिक होता है, दोनों टाइप का मतलब कर लेता है। प्लांट भले ही है बट ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। तो देखो प्लांट जैसी हरकतें करना मतलब प्लांट की कॉपी करना, इसलिए इसको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। दूसरा हो गया एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब एनिमल का क्या क्या हरकत है, एक तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हेटेरोट्रॉफिक है, ये लोग भी हेटेरोट्रॉफिक है। प्लांट के पास में सेल वॉल नहीं, एनिमल के पास में सेल वॉल नहीं होता। देखो इसके पास भी लैक ऑफ सेल वॉल है, मतलब इसके पास सेल वॉल नहीं है। हम मूव करके खाना खाते हैं, ये लोग भी मूव करते हैं खाना खाने के लिए। जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया से खाना इनगल्फ कर लेता है, अपने सूडोपोडिया से खाना इनगल्फ कर लेता है। पैरामोशियम जो है अपने छोटे छोटे फिलामेंट सीलिया से खाना इनगल्फ कर लेता है। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया का पैरासाइट है, ये तो इस तरीके से दिखता है, ये तो खुद ही मोटाइल है, कहीं भी मूव करके चला जाता है। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मतलब एनिमल जैसी हरकतें करना। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट मतलब फंगाई जैसी हरकतें करना। अब फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइटिंग, यानी कि सड़ी गली चीजों पे सरवाइव करना। ये भैया भी वैसे ही है, डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब चीजों को सड़ा देना, चीजों को सड़ा के खुद सरवाइव कर लेना, और स्पोर्स भी बनाते ही है। बेस्ट एग्जांपल इसका हो गया स्लाइम मोल्ड्स। तो प्रोटिस्टा जो है ये एक तरीके से कॉपी कैट है, तीन लोगों की कॉपी करता है, प्लांट की, एनिमल की, फंगाई की। उनकी जैसे हरकतें, प्लांट की जैसी हरकतें मतलब फोटोसिंथेटिक करना, फोटोसिंथेटिक है ये, सेल वॉल है इनके पास, प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करता है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, मूवमेंट दिखाते हैं खाना खाने के लिए। फंगाई की बात करो तो सेप्रोफाइटिक बन जाते हैं, डिकम्पोजर्स बन जाते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू करते हैं, तो एकदम कॉपी कर रहे हैं। फिर बात करेंगे हम लोग फंगाई के बारे में। फंगाई जो है भैया अभी अभी हम देख के, मैंने आपको बोला था मोनेरा को छोड़ के सबका सेल कैसा है, यूकैरियोटिक। तो बेटा ये यूकैरियोटिक है, बट दो ही यूनिसेल्युलर थे, बाकी सारे मल्टीसेल्युलर। तो बेटा फंगाई भी मल्टीसेल्युलर है, मोर देन वन सेल से बना हुआ है, भले गुच्छा ही क्यों ना हो सेल का। सिर्फ ईस्ट इसके अंदर एक्सेप्शन है। ईस्ट में भी कौन सा, तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है जो कि बेकर्स ईस्ट होता है। अब बेटा ये हेटेरोट्रॉफ है,
क्यों हेटेरोट्रॉफिक? क्योंकि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इनको वेट करना पड़ेगा किसी चीज को सड़ाने के लिए, तभी ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। साथ में इनका सेल वॉल किससे बना हुआ है बेटा? काइटिन से बना हुआ है। अभी अभी हमने रिवाइज किया था, तो काइटिन से बना है। सेप्रोफाइटिक है और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में बिलीव करता है। पैरासिटिक मतलब दूसरे के खैरात के ऊपर जिंदा रहना, दूसरे के ऊपर जिंदा रहना। कोई ब्रेड, कोई जानवर अगर सड़ेगा नहीं तब तक ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? स्पोर्स के थ्रू। अब देखो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे, इसलिए प्रोटिस्ट जो था, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, उसने भी रिप्रोडक्शन कैसे दिखाया बेटा? स्पोर्स के थ्रू दिखाया। अब ये लोग अक्लोरोफिलस होते हैं। अक्लोरोफिलस मतलब इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है मतलब ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब फंगाई के अंदर भी थोड़े काम करने वाले वर्कर लोग हैं। कौन कौन है वर्कर लोग मैं बताती हूँ। तो देखो, प्लीज ऑलवेज बेक डोनट, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? प्लीज ऑलवेज बेक डोनट्स। तो प्लीज के पी से फाइकोमाइसिटेस, ऑलवेज के ए से एस्कोमाइसिटेस, फिर बेक के बी से बेसिडियोमाइसिटेस और डोनट्स के डी से ड्यूटेरोमाइसिटेस। अब आप बोलेंगे भाई मैडम ये तो बिल्कुल याद नहीं हो रहा है। तो एक चीज आपको याद रखना है, सब में ये जो माइसिटेस है ना, ये वर्ड कॉमन है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? माई सी टेस, ऐसे याद रखो। ठीक है, कैसे याद रखोगे? माइसिटेस। अब देखो मैंने क्या बोला? प्लीज ऑलवेज बेक डोनट्स, तो इसी में तो लिखना है फाइकोमाइसिटेस। ठीक है, फिर देखो एस्कोमाइसिटेस, बेसिडियोमाइसिटेस, फिर आ जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटेस। तो माइसिटेस याद हो गया, तो ये चारों याद रखना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना है। अब फाइकोमाइसिटेस का बात करूं तो इसके फीचर्स याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है पता है क्या? ASCI। क्या ट्रिक है? ASCI। ए से अलगल फंगाई, तो बेटा यहाँ पे जो फाइकोमाइसिटेस है वो कैसा फंगाई है? अलगे की तरह। ठीक है, फिर एस से सैक फंगाई, तो ये जो तुम लोगों का एस्कोमाइसिटेस है, ये बोरी होती है ना, गोनी जो होती है, वैसे टाइप का फंगाई है। उसके बाद में बेसिडियोमाइसिटेस का आ जाएगा क्लब फंगाई। क्लब फंगाई मतलब ऐसा मशरूम की तरह दिखता है। ठीक है, क्लब फंगाई मतलब मशरूम की तरह दिखता है। और ड्यूटेरोमाइसिटेस जो होता है ना, वो खुद ही कंफ्यूज होता है कि वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसका क्या है, मतलब असेक्सुअल कर रहा है, सेक्सुअल कर रहा है, खुद कंफ्यूज रहता है, इसलिए वो इम्परफेक्ट फंगाई कहलाता है। तो फीचर्स याद रखने के लिए क्या याद रखना है? ASCI। अब बेटा स्पोर्स याद रखने के लिए आपको याद रखना है ज़बैक। अपन बोलते हैं ना जबरदस्त, जबरदस्त नहीं बोलने का, आज से ज़बैक बोलने का। तो ज़बैक के जेड से आ जाएगा ज़ूस्पोर। तो बेटा फाइकोमाइसिटेस जो है वो ज़ूस्पोर है। ज़ूस्पोर मतलब ये स्पोर मूव कर सकता है। फिर उसके बाद में एस्कोमाइसिटेस जो है वो एस्कोस्पोर्स है। फिर बेसिडियोमाइसिटेस जो है वो बेसिडियोस्पोर्स है। और जो तुम लोगों का ड्यूटेरोमाइसिटेस है वो कॉनिडिया है। याद कैसे रखेंगे? ज़बैक के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो। तो फाइकोमाइसिटेस अलगल फंगाई है, तो उसका एग्जाम्पल म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, यानी कि ब्रेड मोल्ड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं एस्कोमाइसिटेस का बात करूं तो इसका एग्जांपल ईस्ट है, पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बेसिडियोमाइसिटेस भाई क्लब फंगाई है, मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? मशरूम लिख दो। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग बोल रहे हैं कि इम्परफेक्ट है तू, तो कोई लोग अजीब होते तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अल्टर है क्या तू? तो वही इसका एग्जाम्पल भी अल्टरनेरिया। इसको पता ही नहीं है कि किस मोड से रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब हम लोगों ने मध्य प्रदेश में फर्जी तो देख लिया, अब हम लोग इसके बाद में पैसा भी देख ही लेते हैं। फर्जी तो देख लिया बेटा, तो पैसा भी देख ही लेते हैं, यानी कि किंगडम प्लांटे देखेंगे। किंगडम प्लांटे का बात करूं बेटा, ये भी मल्टी सेलुलर है, मोर देन वन सेल से बना है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसका ट्रू न्यूक्लियस है बेटा जी। कैसा न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस है। अब प्लांट है मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे, यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक है, खुद का खाना खुद बनाएंगे। सेल वॉल किससे बना है बेटा? सेल्यूलोज से बना है। इनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, फंगाई के पास नहीं प्रेजेंट है। ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये लोग मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और इनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है क्रिप्टोगैम, एक होता है फेनेरोगैम। अब कोई चीज छुपी हुई होती है, हिडियस होती है, सीक्रेट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टिक। ऐसे बोलते हैं ना एनक्रिप्टेड, तुम्हारे व्हाट्सएप के मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड, मतलब छुपे हुए हैं। तो वैसे ही याद रखना, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, या तो एब्सेंट लिख दो तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो दिख के नहीं आता। फेनेरोगैम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो दिख के आएगा। एग्जाम्पल का बात कर लूं तो मॉसेस, फर्न्स आ गए जिम्नोस्पर्म में, मतलब इसका सीड जो है वो नेकेड है।
और अगर मैं बात करूं रोज और मैंगो का, तो एंजियोस्पर्म्स आ गया, यानी कि सीड कवर्ड है। मैंगो में तुम देखोगे सीड के ऊपर में पूरा का पूरा फ्रूट का पल्प लगा होता है, तो वो आ जाएंगे आप लोगों के फेनेरोगैम्स में। और क्रिप्टोगैम्स जो है वो किस में आ जाएंगे, मतलब अपने जिम्नोस्पर्म्स में आ गए। समझा? तो ये हो गया आपका किंगडम प्लांट है। लास्ट में आपका किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया ये भी मल्टीसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, और साथ में ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, क्योंकि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, बट साथ ही साथ इनके पास सेल वॉल नहीं है। आप समझ रहे हो? वो चार्ट बनाने के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे चिंदी हो गया, आपके हाथों में आ गया है। दूसरी बात, ये लोग होलोजोइक होते हैं, ज्यादातर मोटाइल होते हैं, दे आर मोस्टली मोटाइल, एकदम जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिर्फ वो लोग मूव नहीं कर सकते, बाकी सब मूव करते हैं। ठीक है, साथ में इनके पास में एक तरीके से नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो चुका है, जैसे स्पॉन्जेस का बात कर लो, फिश का बात कर लो, बर्ड, इंसेक्ट, ह्यूमन। तो बेसिकली एक दिमाग में कनेक्शन भी आ चुका है। तो मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आ गया। अब हम बात करेंगे लाइकन्स के बारे में, जो कि थोड़ा बीच का बंदर है। भैया इसको क्यों बीच का बंदर बोल रहे हैं? क्योंकि ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। कंपोजिट का मतलब ये होता है दो लोगों के कॉम्बिनेशन का। हमने इंग्लिश में कंपोजिट सेंटेंस के सब सुना होगा, वैसे ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। ये बेटा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है अलगे और फंगाई के। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तुम लोगों के जमाने का फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होता है, यानी कि तू उसको नोट्स दे रहा है, तू उसको नोट्स दे रहा है। मैं यही बोल रही हूँ, तुम्हारा दिमाग गंदा, तुम देख लो। तो वैसे ही लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है अलगे और फंगाई के बीच में। अलगे और फंगाई जो है वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं और सर्वाइव करवा देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, फाइकोबियंट जो है यहाँ पे वो है अलगल, और माइकोबियंट जो है वो है फंगल। ठीक है, अब बायोलॉजिकल पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी होता है। जहां पे पॉल्यूशन है वहां पे लाइकेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां पॉल्यूशन नहीं है वहां पे लाइकेंस एकदम सीना ठोक के खड़ा रहता है। तो जहां लाइकेंस नहीं, हम सीधे बोल देते हैं बहुत पोल्यूटेड एरिया है। ठीक है, तो लाइकेंस के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट में असेल्युलर ऑर्गेनिज्म बता देती हूँ। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल ही नहीं है, फिर भी है वो। अब जैसे जिसने हम सभी को घुटने टिकवा दिए थे 2020 में, वो है हमारा वायरस। वायरस जो है ये नॉन सेल्युलर एंटिटी मतलब प्रजाति है, क्योंकि अब देखो बाहर में वायरस जो है वो मरा हुआ है, जैसे ही उसको होस्ट मिल जाता है, मतलब अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो जिंदा हो जाता है। इसके पास सेल ही नहीं है प्रॉपर्ली, जेनेटिक मटेरियल या तो इसका डीएनए या तो इसका आरएनए है। अब क्यों वायरस की दवाई नहीं निकल पाती है जल्दी से? क्योंकि मेरे अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है तुम्हारे अंदर जाके वो रेप्लिकेट कर लेता है, चेंज कर देता है। तो भाई मेरे लिए दवाई बनाई थी ना मैंने, तो मेरी दवाई तेरे पे कैसे चलेगी? वैसा सीन हो जाता है। इसका जो प्रोटीन कोट है, मतलब ऊपर में जो कोटिंग होती है इसकी, वो कैप्सिड होती है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। जैसे एग्जांपल हो गया तुम लोगों का HIV, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अब वायरॉइड्स का बात करूं तो ये एकदम छोटू से होते हैं, एकदम छोटू से होते हैं, नेकेड होते हैं, मतलब इनके ऊपर में कोई कोटिंग वोटिंग नहीं होती, एकदम सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, मतलब एक ही ऐसा आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है, और इनके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, नेकेड है ये। जैसे कि पोटैटो स्पिंडल हो गया, फिर उसके बाद में ट्यूबर वायरॉइड हो गया। तुम लोगों ने सुना होगा पोटैटो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो, तो ये बेसिकली पोटैटो के ऊपर के डिजीज वाली चीजें होती है। तीसरी हो गई वायरोसॉइड्स। ये थोड़ा वायरॉइड जैसे ही है, बट इनको हेल्पर वायरस की जरूरत होती है, मतलब इनको किसी और वायरस की जरूरत है डिसीज लाने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हेपेटाइटिस हो गए, फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस डी का जो वायरस है उसका हेपेटाइटिस बी की जरूरत होती है रेप्लिकेट करने के लिए। खुद से वो अपनी प्रजाति ही नहीं बना पाएंगे, दूसरे की जरूरत है। बात करेंगे प्रायोन्स के बारे में। ये इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, मतलब अजीब सा कुछ तो प्रोटीन जो है वो घूम फिर के कैसा तो हो चुका है, और इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मिसफोल्डिंग हो जाती है, मतलब गलत तरीके से फोल्ड हो जाता है यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन में, इसके वजह से प्रायोन्स बनते हैं। तो ये बेटा मैड काउ डिसीज वगैरह का इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को असेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी समझ गया। वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, होस्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मरे हुए टाइप के ही रहेंगे, नॉन लिविंग रहेंगे। वायरॉइड्स का बात करूं तो सिंगल आरएनए, प्रोटीन की कोट नहीं होती, इसके पास में प्रोटीन की कोट यानी कि कैप्सिड प्रेजेंट है। वायरोसॉइड्स को दूसरे की जरूरत पड़ेगी रेप्लिकेट करने के लिए, जैसे हेपेटाइटिस डी वायरस को हेपेटाइटिस बी की जरूरत पड़ेगी अगर उसको
अपना वायरस का नंबर बढ़ाना है। तो प्रायोन्स की बात करूं तो मिसफोल्डेड प्रोटीन से किसी भी तरीके से ये फोल्ड हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया होगा। बेटा आप अगर ऑब्जर्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी एक्स्ट्रा फालतू चीजें दी हुई है, तो उसमें से मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेट करके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लोगों को सिखा दिया है। अब ये जो चैप्टर है डायरेक्टली सीईटी में नहीं पूछा जाएगा, बट इसको अलग अलग तरीके से फ्यूजन क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है। अगर आप नीट दे रहे हैं तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर भी आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, अब अगर आप लोग ने अभी तक नहीं परचेज किया है हम लोगों का सबसे महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, तो मैं आप लोगों को एक वंडरफुल सा न्यूज देना चाहती हूँ। देखो डेफिनेटली विजय सीरीज जो है वहां पे आप लोगों को वन शॉट मिल रहा है, बट हम लोगों ने लिटरली डांस करके गाना गा के, आप पूछ सकते हो बच्चों को, सारे चीजों को याद किया हुआ है। ये पूरा चैप्टर बच्चों को मुंह जुबानी याद है। क्यों मुंह जुबानी याद है? क्योंकि उन्होंने लाइव लेक्चर अटेंड किया है। वो मुझे डाउट पूछ रहे थे, मैं उनका डाउट क्लियर कर रही थी। ये सब लाइव लेक्चर में ही पॉसिबल होता है। तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो वी हैव अ वंडरफुल न्यूज फॉर यू। वी हैव लॉन्च नीव बैच जहां पे हम लोगों ने लाइव सेशन में सारी चीजें कवर करते हैं, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड साथ में सीईटी भी। जो सीईटी का अभी नया कोर्सेज भी आएंगे, क्रैश कोर्सेज भी आएंगे, नीव के बच्चों को वो फ्री होगा। तो प्लीज डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो चेक इट आउट। ठीक है, अब आप लोगों को मैं थोड़े ऑफलाइन के रिजल्ट्स भी दिखा सकती हूँ इन केस इफ यू प्रिफर ऑफलाइन। तो ये रहे हमारे 8 के ऊपर बच्चे जिन लोगों ने परफेक्ट स्कोर लाया है सीईटी में, 90 के अबाउट तो बहुत सारे बच्चे हैं। जेई में भी परफेक्ट स्कोर आने से हम पीछे नहीं हटे हैं। अगर 3 आईआईटीएन बन रहे ना बेटा साल भर में, तो एक आईआईटीएन तो वेदांतु ही प्रोड्यूस करता है। 1400 के ऊपर डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है, एंड इट इज ऑल बिकॉज of the strategy and the personalized attention we give to the students। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ, तो ये रहे हमारे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। आप जा सकते हैं, वह विजिट कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, फीस की चिंता मत करना। जितना ऑनलाइन सस्ता है उतना ही ऑफलाइन भी सस्ता होगा क्योंकि 90% स्कॉलरशिप आप जाके अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप लोगों को अभी बस कुछ नहीं करना है, एक बारी इस चैप्टर को रिवाइज करना है एंड यू आर डन विद द चैप्टर। बाकी क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। और अगर नीव बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज गो चेक इट आउट। और आप लोगों को अगर सही लगे हम लोगों का पढ़ाना तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।